गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री वाली बुक में से एक टॉपिक लेने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, या हिंदी में जिसे हम जल अवशोषण कहते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि जल है वो जीव द्रव्य का प्रमुख घटक है, और पौधों में कुल भार का 90% तक वाटर होता है। हर्बिएसियस पौधे हो या जलीय पौधे हो या काष्ठीय पौधे हो, इनकी प्रतिशत जो मात्रा होती है वाटर की सब में अलग अलग होती है। कोशिकाओं में जो सभी उपापचयी क्रियाएं होगी वो जलीय माध्यम में होती है, और जल के कारण ही कोशिकाओं की स्फीति बनी रहती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि स्फीति के कारण ही कोशिका विभाजन और कोशिकाओं में वृद्धि होती है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण कार्य है कि खनिज लवणों का जो अवशोषण होता है वो जल में विलयन के रूप में होता है। और स्थलीय पौधों के लिए जो सॉइल होती है वो जल का प्रमुख स्रोत होती है। तो सबसे पहले आप परिभाषित करेंगे कि सॉइल वाटर क्या होता है। परिभाषा मैंने लिखी है कि भूमि में पाए जाने वाले जल को मृदा विलयन या सॉइल वाटर कहते हैं। कुछ वर्ड है, टेक्निकल वर्ड दिए गए हैं जिसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। सबसे पहला है होलार्ड। फिजियोलॉजी के जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं एक एक नंबर के, उनमें कई बार इसकी परिभाषा पूछी जाती है। तो होलार्ड की परिभाषा आपको ये देनी है कि मृदा में उपस्थित संपूर्ण जल की जो मात्रा होती है उसे होलार्ड कहते हैं। दूसरा है कैशार्ड। जल की वह मात्रा जो पौधों को या पादपों को उपलब्ध होती है। तो टोटल वाटर में से जो भी प्लांट पौधे पानी को एब्जॉर्ब कर पाएंगे या जो मात्रा पौधों के लिए उपलब्ध होती है वो कैशार्ड कहलाती है। और तीसरा जो वर्ड है उसको हम लोग बोलते हैं एकार्ड। एकार्ड की परिभाषा होती है कि जल की वह मात्रा जो पादपों द्वारा अवशोषित नहीं की जाती। तो टोटल में से कुछ वाटर है वो प्लांट एब्जॉर्ब कर पाएंगे और कुछ वाटर को प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो क्लासिफिकेशन दिया गया है सॉइल वाटर का, उसमें हम इस प्रकार परिभाषित इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं कि जो वर्षा का जो जल है मृदा में प्रवेश करने के बाद तालाब, पोखर, नदियों या समुद्र में पहुंच जाता है, और इस जल को तो अपन कहते हैं रनवे वाटर, जो कि बह जाता है। लेकिन बाकी जो बचा हुआ पानी है जो मृदा में उपस्थित होता है उसे हम सॉइल वाटर कहते हैं। ये उसकी दूसरी परिभाषा है। अब ये सॉइल वाटर किन किन रूप में उपस्थित होगा, एक डायग्राम मैंने बना रखा है। इस डायग्राम में आप देखें 3 या 4 वर्ड लिखे हुए हैं, जैसे ग्रेविटेशनल वाटर। सबसे नीचे की तरफ जो आप निशान करके देखते हो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। तो ये देखो, ये ग्रेविटेशनल वाटर जो मैंने सबसे नीचे की तरफ यहाँ एक एरो भी बना रखा है ग्रेविटेशनल वाटर के लिए। तो ग्रेविटेशनल वाटर को हम कैसे परिभाषित करेंगे कि यह जल है मृदा कणों के मध्य जो रंध्र या अवकाश होते हैं उनसे होकर गुरुत्व बल के कारण गहराई में चला जाएगा। तो जो अंदर जो अंदर वाटर है गहराई के अंदर, वो जिसको अपन ग्राउंड वाटर कहते हैं, वो ग्रेविटेशनल वाटर हो गया। दूसरा आप इसमें देखें हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ये देखिए आप हाइग्रोस्कोपिक वाटर को हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे। आप ये देखें 3 सॉइल पार्टिकल मैंने बना रखे हैं। तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर को हम परिभाषित करेंगे कि जल की वह मात्रा जो मृदा के कण के चारों तरफ एक परत के रूप में पाई जाए उसको हम लोग हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं। तीसरा जो वाटर है जिसको हम लोगों ने दिखा रखा है कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर वह जल होता है जो मृदा कणों के मध्य जो उपस्थित रिक्त स्थान होते हैं उनके मध्य पाया जाता है, तथा ये स्वतंत्र रूप से उपस्थित होता है। इसको हम कैपिलरी वाटर कहते हैं। और पौधों के लिए कैपिलरी वाटर होता है वो आसानी से उपलब्ध होता है, और ज़्यादातर जो जल की पूर्ति करते हैं वो इसी से करते हैं। चौथे टाइप का जो क्लासिफिकेशन है मृदा जल, जिसको अपन सॉइल वाटर कहते हैं, उसका जो है उसको अपन बोलते हैं कंबाइंड वाटर। कंबाइंड वाटर में आप कैसे देखोगे कि इसको केमिकली बाउंड वाटर भी कहते हैं, कि कुछ जल जो है मृदा कणों के साथ रासायनिक बंध द्वारा जुड़ा रहता है, इसे हम केमिकली बाउंड वाटर कहते हैं, और ये जल पौधों को उपलब्ध नहीं होता है। तो इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि सॉइल वाटर है वो किस किस रूप में उपस्थित होता है। इसके अलावा वाटर वेपर के रूप में भी वाटर आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आप देखें, एक परिभाषा और पूछी जाती है कि फील्ड कैपेसिटी और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, कि गुरुत्व बल द्वारा निष्कासित अतिरिक्त जल की मात्रा के उपरांत मृदा में उपस्थित जल की मात्रा को फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। आप देखें कि पहले अपने ग्रेविटेशनल वाटर को देखा, तो ग्रेविटेशनल वाटर के निकलने के बाद, या जिसको अपन कहते हैं कि जो पानी नीचे गहराई में चला गया, उसके बाद जो पानी बचा हुआ है उस लोगों को हम गुरुत्व बल कहते हैं। फील्ड कैपेसिटी जो होती है उसको हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं दूसरे वर्ड में, कि कैपिलरी वाटर और हाइग्रोस्कोपिक वाटर
जो दोनों को मिला के जो वाटर है वो फील्ड कैपेसिटी के अंदर आएगा। तो जैसे अलग अलग जो सॉइल की टाइप होती है उसकी फील्ड कैपेसिटी भी अलग अलग होती है। सैंडी सॉइल की 5% होती है, लोम जिसको हम दोमट कहते हैं उसकी 15 से 5% होती है, और क्ले जिसको चिकनी मिट्टी कहते हैं उसकी फील्ड कैपेसिटी 45% होती है। अब जिस प्रकार से फील्ड कैपेसिटी है उसी प्रकार से एक और डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है, परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज। इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे कि पत्तियों और अन्य मुलायम वायु भागों की स्फीति समाप्त होने की स्थिति को विल्टिंग कहते हैं। जब टर्जिडिटी किसी कोशिका की समाप्त हो जाती है, या पत्तियों की या वायु भागों की समाप्त होती है, उसे विल्टिंग कहते हैं। और स्फीति समाप्त होने पर पत्तियां मुरझा जाती है। हम जानते हैं कि स्फीति मेन जो है वो कोशिकाओं की स्थिति को बनाए रखती है। वायवीय अंगों की स्फीति समाप्त होने पर यदि पादप ऊतक अपनी स्थिति वापस प्राप्त करने में असमर्थ हो तो उसे परमानेंट विल्टिंग कहते हैं। अगर टर्जिडिटी ज़्यादा लॉस हो जाए और वो वापस प्राप्त नहीं कर पाए तो उसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज, परमानेंट विल्टिंग। ठीक है, तो परमानेंट विल्टिंग के प्रकट होने के समय उपस्थित जल की मात्रा जो होती है पौधे में उसे हम परमानेंट विल्टिंग कहते हैं। या मृदा जल की वह प्रतिशत मात्रा जो परमानेंट विल्टिंग के लक्षण प्रकट होने के समय उपस्थित हो उसे परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज कहते हैं, और ये मृदा का मुख्य लक्षण है। इसके अलावा एक टेक्निकल वर्ड और आपको ध्यान रखना है जिसको अपन बोलते हैं वाटर सप्लाइंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता जिसको अपन बोलते हैं। इसको परिभाषित कैसे करेंगे कि फील्ड कैपेसिटी जो कि पहले अपने परिभाषित की है कि ग्रेविटेशनल वाटर निकलने के बाद जो पानी जो बचता है उसको फील्ड कैपेसिटी कहते हैं, और उसमें से परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज यानी विल्टिंग के समय जो जल की प्रतिशत मात्रा पादप में उपस्थित हो तो उसको हम लोग माइनस करते हैं, तो वाटर सप्लाई कैपेसिटी आ सकती है। तो ये भी सॉइल वाटर से संबंधित टर्म है, कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। अब आप देखें कि जो जल अवशोषण तंत्र होता है जिसको अपन बोलते हैं वाटर एब्जॉर्बिंग सिस्टम, उसको एक डायग्राम से हमने यहाँ पे दिखा रखा है। आप ये देखें कि इसमें अलग अलग पार्ट है। लेफ्ट की तरफ जो डायग्राम है उसमें आप देखें सबसे नीचे की तरफ रूट कैप जो मूल का शीर्ष भाग होता है, उसके नीचे की तरफ जो पार्ट होता है उसको हम लोग मेरिस्टेमेटिक जोन कहते हैं। इसकी कोशिकाएं विभज्योतक होती है और वृद्धि के अंदर सहायक होती है। इसके नीचे वाला जो ऊपर इसके आधार वाला जो पोर्शन है उसको हम इलोंगेशन जोन कहते हैं। दीर्घीकरण क्षेत्र जिसको बोलते हैं, इसका मुख्य कार्य है कोशिकाओं की दीर्घीकरण में, या जो अपन इसको कह सकते हैं कि कोशिकाएं ये मूल की लंबाई में वृद्धि करने में जो इलोंगेशन जोन होता है वो सक्षम होता है। और उसके नीचे वाला जो भाग है उसको हम लोग रूट हेयर जोन कहते हैं। इसके ऊपर आपको रूट हेयर दिखाई देते हैं, और जो वाटर एब्जॉर्प्शन होगा पौधों का वो मुख्य रूप से रूट हेयर जोन या इस भाग से होगा। फिर मैच्योरेशन जो जोन होता है, मैच्योरेशन जोन यानी परिपक्वन भाग, इसमें कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है। रूट हेयर जोन में भी अगर आप इसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हो तो आपको जाइलम, फ्लोएम या जितने भी जो ऊतक है वो सारे के सारे दिखाई देते हैं। राइट हैंड साइड में जो डायग्राम बना हुआ है इसमें आपको रूट हेयर जो कि पहले वाले जो डायग्राम है उसको बड़ा करके दिखाया गया है। तो रूट हेयर में आप ये देख सकते हैं कि केंद्र के अंदर की वैक्यूल है, इसके बाहर की तरफ सेल वॉल और एक न्यूक्लियस पाया जाता है। तो वाटर के एब्जॉर्प्शन या अवशोषण को समझने से पहले आपको इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो इसको हमने डायग्राम में यहाँ दिखा रखा है। अब जो वाटर एब्जॉर्बिंग सिस्टम है उस वाटर एब्जॉर्बिंग सिस्टम के अंदर जो अभी हमने डायग्राम में देखा कि सामान्यतः मूल शीर्ष के सक्रिय रूप से अवशोषण का कार्य करता है, और मूल शीर्ष में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। रूट कैप जैसा कि डायग्राम में आपने देखा, इसकी ये बहुकोशिकीय होता है, 1 मिलीमीटर लंबा होता है, पतली भित्ति युक्त कोशिकाएं होती है, और वृद्धि बिंदु को मृदा कणों के सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करेगा रूट कैप, डायग्राम में जैसा कि हम लोगों ने देखा। मेरिस्टेमेटिक जोन होता है, इसकी कोशिकाएं साइटोप्लाज्म युक्त तथा पतली भित्ति वाली होती है, और ये रूट कैप और रूट का आधारीय भाग बनाती है। इसी प्रकार जो तीसरा जो भाग देखा था जिसको हमने सेल इलोंगेशन जोन कहते हैं, ये कोशिकाएं दीर्घित होती है और लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है। और रूट हेयर जोन होता है, ये 1 से 10 मिलीमीटर तक लंबा होता है। जाइलम और फ्लोएम इसमें ऊपर पाए जाते हैं, अनेक मूल रोम पाए जाते हैं, और मूल रोम का निर्माण है वो एपीब्लेमा के दीर्घीकरण से होता है। रूट की जो बाहरी कोशिका होती है उसको हम लोग एपीब्लेमा, एपिडर्मिस जो वर्ड है उसको एपीब्लेमा कहते हैं। तो रूट हेयर जो है अवशोषण का मुख्य कार्य करेगा। आप देखा डायग्राम में हमने देखा कि मूल रोम में एक केंद्रीय रिक्तिका है, परिधि साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस होता है, इसकी भित्ति पारगम्य होती है, तथा जल अवशोषण का मुख्य केंद्र जो है वो इसमें रूट हेयर होगा। अब आप यहाँ देखें डायग्राम में कि जो पूरा एक रूट का हमने टीएस जिसको हम बोलते हैं उसका टीएस यानी अनुप्रस्थ काट रहा है, और उसमें सारी कोशिकाएं आपको दिखाई देती है। तो सबसे बाहर की तरफ आप देखें रूट हेयर आपको दिखाई देगा सबसे बाहर की तरफ,
रूट हेयर के बाद एपिब्लेमा जिसको बोलते हैं वो आपको दिखाई दे रही है। जैसे जैसे आप राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं कुछ कोशिकाएं आपको और दिखाई दे रही है जिसको हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स के अंदर एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल ये सारे के सारे भाग आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद जाइलम और फ्लोएम। अब जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा कि जो रूट हेयर है, रूट हेयर के आसपास जो वाटर होता है जिसको अपन सॉइल वाटर कहते हैं, वहाँ से वाटर एब्जॉर्ब करेगा। ये कैसे अवशोषित होगा इसकी मैकेनिज्म हम आगे देखेंगे। तो यहाँ से जल अवशोषण होता है और एरो द्वारा आपको दिखा रखा है कि एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से होता हुआ पैसेज सेल आपको डायग्राम में दिखा रखी है। तो पथ कोशिकाएं एंडोडर्मिस के अंदर पाई जाती हैं और पैसेज सेल का मुख्य कार्य ये होता है कि यह जल को एंडोडर्मिस से आर पार जाने देती है। इसको पथ कोशिकाएं कहते हैं क्योंकि इसके अंदर कैस्पेरिन जो पट्टिकाएं हैं वो उपस्थित नहीं होती है। आप लोगों ने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा कि एंडोडर्मिस की विशेषता होती है प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरिन स्ट्रिप, जो कि इसमें पैसेज सेल जो होगी उसमें नहीं पाई जाएगी। पैसेज सेल के थ्रू फिर पेरिसाइकिल और पेरिसाइकिल से प्रोटोजाइलम और प्रोटोजाइलम से होता हुआ ये भाग मतलब प्रोटोजाइलम से होता हुआ जड़ के केंद्रीय भाग तक पहुँचता है। तो डायग्राम में हमने ये देखा कि वाटर एब्जॉर्बिंग जो सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर आपको किस प्रकार का दिखाई देता है। अब आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये यहाँ ध्यान रखना आवश्यक है कि अवशोषित जो जल होता है वो मूल कोशिकाओं में 3 मार्गों द्वारा स्थानांतरित होता है। ठीक है, 3 मार्ग कौन कौन से हैं? जल संभवतः एक कोशिका की भित्ति से दूसरी कोशिका की भित्ति में स्थानांतरित होता है, अर्थात निर्जीव कोशिका भित्ति के तंत्र इसमें सम्मिलित होते हैं। इसे एपोप्लास्ट या एपोप्लास्ट पथ या एपोप्लास्ट मार्ग कहते हैं और ये निष्क्रिय जल अवशोषण के दौरान पाया जाएगा। हम आगे मेथड में पढ़ेंगे कि जल अवशोषण जो होता है उसके अलग अलग विधियां हैं जिसमें सक्रिय और निष्क्रिय है। तो निष्क्रिय जो जल अवशोषण होता है उसमें एपोप्लास्ट जो पाथ है वो मुख्य होगा। दूसरा जो जल का अवशोषण है वो आप लोग देखेंगे कि जल का मार्ग एक कोशिका के साइटोप्लाज्म से दूसरी कोशिका के साइटोप्लाज्म में होता है। इसे सिम्प्लास्ट मार्ग कहते हैं और ये सक्रिय जल अवशोषण के दौरान पाया जाता है। तीसरा जो जल का स्थानांतरण होगा वो एक कोशिका की रिक्तिका से दूसरी कोशिका की रिक्तिका में होता है और ये मार्ग सामान्य परिस्थितियों में नहीं पाया जाता। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मुख्य रूप से जल जो अवशोषण है उसमें 3 जो एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और ये पाथ पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे कि जल अवशोषण की जो